हेलो प्यारे बच्चों। सो हमारा चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लास्ट लेक्चर में हमने सीखा एपेरेंट हाइट और एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में रिलेशन निकालना। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड डाल देते हैं तो हमें उस कंटेनर की रियल डेप्थ नहीं दिखाई दे करके उससे थोड़ी कम डेप्थ दिखाई देती है, जिसको हमने क्या बोला, एपेरेंट डेप्थ। और उसके बीच में फिर हमने रिलेशन देखा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आया था बच्चे? जो रिलेशन हमने डिराइव किया वो आया कि एपेरेंट डेप्थ जो है वो रियल डेप्थ अपॉन म्यू होगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। दिस वॉज द रिजल्ट वी हैड डिराइव्ड। ठीक है, तो भाई अब अगर मान लो ये जो पार्टिकल है वो अगर मोशन में हो, ठीक है, वो अगर मोशन में हो, देन व्हाट, क्या उसकी स्पीड जो रियल स्पीड है वो हमें नजर आएगी या फिर कोई और स्पीड नजर आएगी? ठीक है, हमें उसमें भी कुछ डिफरेंस महसूस होगा क्या? ठीक है, उस चीज को आज देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन रियल स्पीड एंड एपेरेंट स्पीड, इस चीज को देखते हैं। रिलेशन बिटवीन रियल स्पीड एंड एपेरेंट स्पीड। ओके, चलो अब जैसा कि हमने देखा था बच्चे कि अगर ठीक अगर ये कंटेनर है, एक्चुअल में इसका डेप्थ सपोज कितना है बेटा? y है। दिस इज द रियल डेप्थ। ओके, रियल डेप्थ कितना है बच्चे? y है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जब कोई ऑब्जर्वर बाहर से इस चीज को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो उसको क्या महसूस होगा बेटा? एपेरेंट डेप्थ जो महसूस होगा वो होगा रियल डेप्थ अपॉन म्यू, है ना, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं एपेरेंट डेप्थ क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन म्यू होता है। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, y अपॉन म्यू। y क्या है बेटा? रियल डेप्थ। और एपेरेंट डेप्थ जो है वो मैंने मान लो क्या बोला बेटा? y डैश। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया? y डैश। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं बेटा, ठीक है, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो dy डैश बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू तो कांस्टेंट टर्म है बेटा, म्यू साइड हो जाएगा dy बाय dt। ठीक है, सो व्हाट इज dy डैश? ठीक है, dy डैश क्या है? तो भाई dy डैश है चेंज इन पोजीशन ऑफ, या फिर है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ। आप ये बोल सकते हो बेटा कि जो एपेरेंट डेप्थ होता है वो बेसिकली क्या होता है? रियल डेप्थ है सरफेस से ऑब्जेक्ट तक का ये, और एपेरेंट डेप्थ क्या है? सरफेस से इमेज तक, है ना। देखो हमने अगर एक पॉइंट पकड़ा था तो ये इस ऑब्जेक्ट होता था और उसका इमेज कहाँ बनता था बेटा? यहाँ बनता था। ठीक है, तो ये इसका इमेज यहाँ बनता था, बेसिकली यही है। और हमें दिखाई क्या देगा भाई? इमेज दिखाई देगा, है कि नहीं बच्चे? हमें क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका ये चीज जो है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो अगर ये ऑब्जेक्ट चलेगा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है इमेज भी क्या होगा? शिफ्ट होगा, मतलब इमेज में भी हलचल होगी। ऑब्जेक्ट में हलचल होगी तो इमेज में भी हलचल होगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो इमेज का भी पोजीशन चेंज होगा। सिमिलर वे में, है ना। y क्या है आपका? बेसिकली आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, और y डैश क्या है? इमेज का पोजीशन है। तो व्हाट इज dy बाय dt, है ना, स्पीड ऑफ है ना ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको बोल सकते हो उसका रियल स्पीड। ठीक है, ये क्या है बेटा? रियल स्पीड। और dy डैश बाय dt क्या है? जो आपको दिखाई देता है। सो दिस इज व्हाट? एपेरेंट स्पीड। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि एपेरेंट स्पीड इज रियल स्पीड
अपॉन म्यू, मतलब सेम रिलेशन वी हैव टू फॉलो इन देयर स्पीड ऑल्सो। ठीक है, तो हमें उसका जो रियल स्पीड है वो दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? एपेरेंट स्पीड दिखाई देगा, हमें कुछ और स्पीड दिखाई देगा। अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वाटर के अंदर, तो हमें 10 अपॉन म्यू दिखाई देगा। क्लियर है मेरी बात? 10 अपॉन म्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो एपेरेंट स्पीड इज रियल स्पीड अपॉन म्यू। सेम रूल वी हैव टू फॉलो हियर आल्सो। अच्छा, अब सवाल उठता है म्यू कौन सा सर? तो म्यू ऑब्वियसली 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना। म्यू कौन सा? 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब ये 1 और 2 चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट अगर बाहर है तो कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट अगर अंदर है तो कुछ और होगा, है ना। जैसा हमने पहले देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। एपरेंट स्पीड क्या हो गया? रियल स्पीड अपॉन म्यू हो गया, जिसमें म्यू क्या है बेटा? 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। चलो देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1, ए fish in an aquarium, a fish in an aquarium approaches the left wall at a rate of approaches the left wall at the rate 3 meter per second. ठीक है, and observes a fly approaching it at 8 meter per second. Approaching it at 8 meter per second. If the refractive index of water, if Ri of water is 4/3, find the actual velocity of the fly. Find the actual velocity of the fly. ठीक है भाई, find the actual velocity of the fly. So this is aquarium. एक्वेरियम में क्या भरा पड़ा है बेटा? पानी। ठीक है, जिसका म्यू कितना है? 4/3, और एक फिश। ठीक है, एक फिश जो है इस तरफ जा रही है, कितने से बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड से, और एक फ्लाई जो है, ठीक है, एक फ्लाई जो है वो इस तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, कितने से बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान देना। ए फिश इन एन aquarium approaches the left wall at the rate of 3 meter per second and observes a fly approaching it at 8 meter per second. इस फिश को लगता है, फिश ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से समझे, है ना। The left wall at the rate 3 meter and observes. कौन ऑब्जर्व करता है बेटा? फिश. Fish observes that a fly is approaching it at 8 meter per second. फिश को लगता है कि 8 मीटर पर सेकेंड से ये फ्लाई उसकी ओर आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ बेटा? दिस इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटे? विथ रिस्पेक्ट टू फिश, है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश कितना गिवन है? 8 मीटर पर सेकेंड। ये किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, किसके? फिश। ठीक है, अब बात समझ लो बेटे। मान लो मैं इस डायरेक्शन को क्या ले लूं? पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू फिश। अब बेटे आपको पता है कि
रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे किया करते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करना होता था तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश इक्वल्स टू क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड यानी 8। ठीक है, ये सब क्या होंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में होंगे, है कि नहीं। अब आप एक और बात मुझे बताओ, क्या फ्लाई और फिश सेम मीडियम में है, फ्लाई और फिश सेम मीडियम में है क्या, नहीं है, दोनों अलग अलग मीडियम में है। तो जब दोनों अलग अलग मीडियम में है बेटा, तो फिश को इसकी कौन सी स्पीड नजर आएगी, एक्चुअल स्पीड की एपरेंट स्पीड, तो ऑब्वियस सी बात है इस फिश को इसकी जो स्पीड नजर आएगी वो एपरेंट स्पीड होगा, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई है वो कौन सी वाली, एपरेंट वाली। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई जो है वो एपरेंट वाली। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा हमको। तो बेटे वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ एपरेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश इक्वल टू क्या है, 8 है। अब हमारा टास्क बन जाता है कि हम वेलोसिटी ऑफ फ्लाई का एपरेंट ये निकालें। ठीक है, अब बच्चे अगेन ध्यान दो, किसको ऑब्जर्व करना है, फ्लाई को, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, फिश, तो ये क्या हो गया बेटा ऑब्जर्वर, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहां होता है बेटा वो उसको क्या कहते हैं अपन, मीडियम 1 कहते हैं, तो μ1 क्या हो गया बेटा 1, और μ2 कितना हो गया 4/3, है ना, μ2 कितना हो गया 4/3। तो बताओ क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि एपरेंट स्पीड, है ना, एपरेंट स्पीड इक्वल्स टू क्या है बेटा, रियल स्पीड अपॉन μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सो रियल स्पीड मान लिया बेटा क्या है इसका v, व्हाट इज रियल स्पीड v, तो v अपॉन μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा बेटा μ1 बाय μ2, है ना, तो μ2 ऊपर चला गया, सही करा मैंने, ठीक। तो v अपॉन μ1 क्या हो गया बेटा 1, और μ2 कितना है आपके पास 4/3, सो दिस इज 4v/3। ठीक है, दिस इज एपरेंट स्पीड। ओके, अब इस चीज को मैं यहां रखता हूं, इस डायरेक्शन में है फ्लाई तो पॉजिटिव होगा, तो 4v/3 माइनस फिश किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, तो -3 इज इक्वल्स टू 8, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है देखो, 4v/3 इज इक्वल टू 8 minus 3 is equals to 4v/3 is equals to 5, therefore v equals to 15/4 मीटर पर सेकेंड। तो उस फ्लाई की जो एक्चुअल स्पीड है वो कितना है 15/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15/4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसमें आपको जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है वो भी यूज हो गया, फिर अपना जो एपरेंट और रियल का रिलेशन है वो भी यूज हो गया। ठीक है, तो दोनों का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, एक और लिया जाए ऐसा, एक और लेके देखते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 क्या बोला जा रहा है, इफ, ये तो वही है, नो देयर इज नो अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, और तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, अब देखो ग्लास स्लैब क्या होता है बेटा, इसका शेप हमने कैसा ले लिया, रेक्टेंगुलर शेप ले लिया। ठीक है, दोनों सरफेस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना, इधर के दोनों सरफेस भी पैरेलल होंगे, तो हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। ठीक है,
अब अगर हम इसमें क्या करें, एक लाइट रे को इंसिडेंट कराएं यू, ज्यादा ही हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया। तो इधर क्या है बेटा, एयर है और ये क्या है, सपोज ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया, म्यू लिया। ये आपको क्लास 10th में भी सिखाया गया है ना। अब देखो क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, इसको सीधा यूं निकल जाना चाहिए, क्योंकि यही लाइट की प्रॉपर्टी होती है, क्या, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की। लाइट को किधर जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। लेकिन ये तभी तक फॉलो होता है बेटा जब तक कि मीडियम में चेंज ना हुआ हो। अगर मीडियम में चेंज नहीं होता तो लाइट ये इस तरीके से निकल जाता। बट यहाँ क्या हो रहा है बेटे, यहाँ क्या हो रहा है कि लाइट जो है, एयर जो कि एक रेयरर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास, है ना, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, यानी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो हमको पता है बेटा, जब रेयरर टू डेंसर जाता है तो लाइट क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है ना। लाइट जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, जब ऐसा हो गया तो अब यहां पर फिर से क्या होगा, लाइट, ये ग्लास है और बाहर एयर है, ग्लास से एयर में आने की कोशिश करेगा तो अगेन मीडियम में चेंज होगा, ठीक है, अगेन मीडियम में चेंज होगा। तो जब मीडियम में चेंज होगा बेटे तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन होगा, इसके लिए आपको एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। अगेन लाइट की टेंडेंसी है सीधा जाने की, है ना, इसको ऐसा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये मीडियम चेंज कर रहा है, और मीडियम किस प्रकार से चेंज कर रहा है, डेंसर टू रेयरर आ रहा है, तो हमने सीखा है बेटा डेंसर टू रेयरर जाने पर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाता है, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो आपने क्या देखा कि लाइट आई यू थी, है ना, और गई कैसे, ऐसे गई, ठीक है। तो ये वाला जो रे है इसको अपन कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं बेटा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। जो लाइट एंटर करती है इंसिडेंट रे, और जो रे बाहर आती है दैट इज इमर्जेंट रे, ठीक है। तो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैम्प। अब बेटे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट रे है और ये जो लाइट रे है ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है, बट दिखने से क्या होता है, अपने को प्रूफ करना पड़ेगा। देखो प्रूफ करते हैं। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बेटा ये और ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको कह देते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा, ये सरफेस 1 हुआ और ये सरफेस 2 हुआ, एट सरफेस 1, ठीक है, एट सरफेस 1 स्नेल्स लॉ यूज करो, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू साइन आर, ठीक है, साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर हो गया, ओके। तो इक्वेशन नंबर साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। अब एट सरफेस 2, एट सरफेस 2 यहां पर लगाओ स्नेल्स लॉ, तो इधर का इफेक्टिव इंडेक्स म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन ई, है ना, साइन ई। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन E इक्वल्स टू म्यू साइन आर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन को, है ना, LHS और RHS, सॉरी दोनों इक्वेशन में देखो RHS क्या है, सेम है, तो LHS को क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। शो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन I शुड बी इक्वल टू साइन E, दैट इज I शुड बी E, यानी
आपको क्या दिख रहा है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो रहे हैं, which proves that incident ray and emergent ray are parallel to each other. ठीक है, it proves that incident ray and emergent ray are parallel to each other. ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। तो बेटे दो बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आई इस चीज में, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में। पहली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। दूसरी बात हमको समझ में आई कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट हमारी आंखें अगर खुली हुई है तो ये भी बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इंसिडेंट रे इमरजेंट रे पैरेलल तो हैं, ठीक है, बट दोनों एक ही लाइन पर नहीं है, दोनों एक ही लाइन पर नहीं है। इसका लाइन इधर था, इसका लाइन अलग हो गया, ठीक है, इसका पाथ ऐसा था, इसका पाथ ऐसा हो गया, दोनों आपस में एक ही लाइन पर नहीं है, एक ही लाइन पर नहीं निकले हैं वो, ठीक है। तो बेटे इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कि यहां पर एक शिफ्टिंग हुई है। क्या हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है, एक परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ है इसके पोजीशन में, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा हम लोग लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट। आगे बात समझ में आपको, क्या कहते हैं इसको, लैटरल शिफ्ट, ध्यान से समझे। तो अब ये देखना पड़ेगा हमको कि लैटरल शिफ्ट क्या होता है और कितना होता है। तो फोटो से तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि लैटरल शिफ्ट क्या है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज लैटरल शिफ्ट। अंडरस्टूड, दैट इज लैटरल शिफ्ट। सो लैटरल शिफ्ट देखते हैं। लैटरल शिफ्ट, डिफाइन कर लेंगे बच्चे हम लोग, क्या कैसे कैसे डिफाइन करें, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इमरजेंट रे is called lateral shift, is called lateral shift. Got this? ठीक है, कितना होता है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, अब ये समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने क्या बोला, लेट दिस इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। टी क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और हमने क्या देखा बेटा, ये जो परपेंडिकुलर एक खींचेंगे, दिस इज लैटरल शिफ्ट, इसको बोल देता हूं मैं डी, ठीक है, हियर डी इज द लैटरल शिफ्ट, ओके, डी इज द लैटरल शिफ्ट, ओके। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इस एंगल को क्या बोलूं,
इस एंगल को डेल बोलूंगा, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, जाना ऐसे था ऐसे हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है तो आपको पता ही है। नाम भी रख लेते हैं कुछ, इसका नाम रख लेते हैं बेटा पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट रे, और ये आर एस ये क्या हो गया, इमर्जेंट रे। ठीक है, ये हो गया इमर्जेंट रे। इसको नाम रख लेता हूं मैं ए, इसका नाम रख लेता हूं मैं बी। ठीक, ऐसा नाम रख लिया हमने। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए क्यू आर, दिख रहा है कि आप सभी को, ट्रायंगल ए क्यू आर में आया मैं। ठीक है, और उसमें निकाला मैंने कॉस आर इन ट्रायंगल ए क्यू आर। ठीक है, cos r इक्वल टू बेस ये वाला हो जाएगा बेटा क्यू ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज क्यू आर। ठीक है, अब देखो क्यू ए किसके बराबर है बेटा, इसके थिकनेस के बराबर है, तो ये t हो जाएगा अपॉन क्यू आर को एज इट इज रहने देता हूं। ठीक, अब मैं गया ट्रायंगल क्यू बी आर में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्यू बी आर, और वहां पर मैंने बोला कि साइन डेल निकालो। ठीक है, तो साइन डेल बोलो क्या हो जाएगा, साइन डेल है ना, परपेंडिकुलर दैट इज डी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज क्यू आर। ठीक है, तो d बाय क्यू आर आया, देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू आर साइन डेल। ठीक है, क्यू आर साइन डेल, इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर 1। तो बेटे यहां इक्वेशन नंबर 1 से क्यू आर की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू आर इक्वल टू टी बाय कॉस आर, है ना, टी बाय कॉस आर। देयरफॉर डी वाले इक्वेशन में क्यू आर को रिप्लेस करते हैं, तो t बाय कॉस आर साइन डेल। ठीक है, साइन डेल d इक्वल टू टी साइन डेल क्या होगा बेटा यहां पर बताओ, i माइनस आर, सो i माइनस आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, t साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर। अच्छे से समझ में आया आपको, क्लियर है, t साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर, दिस इज। ठीक है, ये है आपका लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला फॉर लैटरल शिफ्ट। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में अच्छे से, ओके। अब अगर हम ये मान लें बेटे, अगर हम ये मान लें कि इसमें जो एंगल है ना आई आर, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, मतलब फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, अगर हम नियरली नॉर्मल इंसिडेंस कंसीडर करेंगे तो ये जो आई और आर होंगे वो बहुत छोटे छोटे एंगल्स होंगे, फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस। पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं, पूरी तरीके से नॉर्मल लेंगे तो सीधा सीधा ही निकल जाएगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा। ठीक है, फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस, है ना, आई क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, आई टेंड्स टू 0, आर भी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, है ना बच्चे, ऐसे कंडीशन में आप देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो एंगल होंगे वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इंटू ये बहुत छोटा एंगल, तो साइन, जैसा आपको पता है बेटा साइन, है ना, सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, थीटा के, है ना, तो क्या हो जाएगा ये देखो, i माइनस आर अपॉन कॉस आर, है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अगर हुआ तो कॉस थीटा क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो आपको क्या मिल रहा है बच्चे, d इक्वल्स टू टी इंटू आई माइनस आर। ठीक है, t इंटू आई माइनस आर, इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, समझ गए इतनी बात? ओके। अच्छा बेटे, अगर मान लो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, और इधर एयर है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। ठीक है, तो व्हाट कैन वी डू, चलो स्नेल्स लॉ लगाओ। ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब अगेन इस चीज को, इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करो, साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के, तो ये हो जाएगा बेटा आई, और म्यू और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर के, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। देयरफॉर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई अपॉन म्यू। ठीक है, आई अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू, इसमें यूज करो। देयरफॉर d इक्वल्स टू टी इंटू आई माइनस आई बाय म्यू। ठीक है, तो आई कॉमन ले लो बेटा, टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो एक ये भी आया। ठीक है, तो आपको जो है या तो ये यूज करना है या तो ये यूज करना है। फॉर द लैटरल शिफ्ट वी हैव टू फॉर्मूला, t sin i minus r by cos r, and here t into i into 1 minus 1 upon mu। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि जो लैटरल शिफ्ट है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑन विच फैक्टर्स लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स, तो देख के बताओ बेटे कौन कौन सा चीज दिख रहा है। तो एक तो दिख रहा है बेटा थिकनेस, है ना, ग्लास स्लैब का थिकनेस। ओके, एक क्लियर दिख रहा है आपको, तो बेटे जिसका जितना ज्यादा थिकनेस होगा उसमें लैटरल शिफ्ट उतना ज्यादा होगा, यानी उसके इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में गैप उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग lateral shift, factors affecting lateral shift. So the first is thickness of glass slab। ठीक है, क्या दिख रहा है बेटा, D is directly proportional to T, एक हो गया। और दूसरा क्या दिख रहा है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी क्या दिख रहा है बेटा आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। और तीसरा क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तीसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। सो दिस इज ऑल अबाउट लैटरल शिफ्ट। ठीक है, आगे बात समझ में बेटे, ग्लास स्लैब में 2 प्रकार के शिफ्ट होते हैं। एक तो ये वाला शिफ्ट देखा हमने, लैटरल शिफ्ट। एक और प्रकार का शिफ्ट होता है, उसको अपन नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, चलो उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब, नॉर्मल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब, इस चीज को देखना है। चलो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये मान लो बेटा इसका थिकनेस क्या है, T है, और लेट्स से कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है सपोज O, और हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराया इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है बेटे, तो जैसा कि अभी आपने देखा, क्या देखा बेटा, कि ये कैसे जाना चाहिए आपको, ऐसे जाना चाहिए, बट इसमें क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्टिंग हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। कैसे, यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर में जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, तो ये इस तरीके से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर फिर से ये होगा बेटे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
इसको जाना ऐसे चाहिए था अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये फाइनली कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। सिमिलरली ये जो है आपको कैसे निकल जाना चाहिए, ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा बेटा, ड्यू टू लैटरल शिफ्ट ये इस तरीके से निकलेगा, है ना। आ रही मेरी बात समझ में, इस तरीके से निकलेगा ड्यू टू लैटरल शिफ्ट, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में। तो बेटे आप जब इधर से रह करके देखोगे तो ये जो दो रेज आएंगी, है ना, वो कहां से आते नजर आएंगे, यहां से आते नजर आएंगे क्या, नहीं। आपको कैसे नजर आएंगे बेटे, आपको जब ये इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, ये जहां पर मिलेंगे वहां से आते हुए नजर आएंगे। यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखाई देगा बच्चे, यहां दिखाई देगा, ठीक है। या इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखाई देगा हमको, यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला जो शिफ्ट है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, ओके। आ गई मेरी बात समझ में, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, ओके। और ये नॉर्मल शिफ्ट कितना होता है बेटा, जो हमने पहले पढ़ा था नॉर्मल शिफ्ट, है ना, क्या वाला, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ वाला, क्या आया था बेटा, है ना। तो t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, क्लियर है। t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इतना शिफ्ट होगा, ओके, क्लियर है मेरी बात, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी चीज, अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट मेरा किधर था, इस तरफ था, और लाइट किस तरफ चल रही थी, इस तरफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट निकली और इस तरफ चली, तो लाइट किस तरफ गया बेटा, टुवर्ड्स राइट। तो देखो शिफ्टिंग भी किधर हुआ, टुवर्ड्स राइट, इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। शिफ्ट का फॉर्मूला यही रहेगा, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करता हूं, ठीक है। अगेन इसकी थिकनेस t है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लाइट यू इंसिडेंट करा रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा मैंने एक ये बनाया, ठीक है। तो इसको जाना कैसे चाहिए बच्चे, इसको जाना तो यूं चाहिए था, है ना, इसको जाकर के यहां पर मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा क्या, ध्यान से समझो। तो यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा, ठीक है। यहां पर जब परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां क्या हो रहा है, लाइट रेयर टू डेंसर में जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाना चाहिए, तो इसको इस तरीके से बेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहां पर बच्चे क्या होगा, इसको क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाना चाहिए, है ना। रेयर टू डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इधर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, क्लियर है। अब फिर जब यहां आएगा बेटा, तो फिर से इसके साथ क्या होगा, है, फिर से इसके साथ क्या होगा, अब क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर में जा रहा है, ठीक है। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी, है ना, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं जाकर के यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो बेटे यहां पर क्या हो रहा था, इसको मिलना यहां चाहिए था, तो ये क्या हो गया बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। दिस टाइम इट बिकम्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फाइनली इमेज कहां मिला बेटा, मुझे यहां मिला, ठीक है। तो फिर से क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ यहां से यहां तक, दिस इज अगेन नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट, शिफ्ट का फॉर्मूला फिर से यही रहेगा बेटा, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। मैं ये क्यों बताया आपको, देखो बेटे पिछली बार क्या हो रहा था, लाइट लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो शिफ्टिंग भी यहां से यहां, यानी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रे हुआ।
इस टाइम भी क्या दिख रहा है, दूसरे साइड है, बट फिर भी क्या हो रहा है, शिफ्टिंग देखो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रे ही है। लाइट इस तरीके से आ रही थी ना, तो देखो शिफ्टिंग भी क्या हुआ है, इसी तरीके से हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चे कि इन केस ऑफ पैरेलल सरफेस, पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पर क्या है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है बेटे, पैरेलल है ना, ठीक है। यानी ग्लास स्लैब हो, कोई जरूरी नहीं हमेशा ग्लास स्लैब ही हो, वाटर है, टैंक में वाटर भर के रखे हैं, तो भी क्या है, उसके दोनों सरफेस अगर पैरेलल है, कोई भी चीज हो अगर ट्रांसपेरेंट है और उसके दोनों सरफेस क्या है, पैरेलल है, तो आपको क्या करना है बेटे, आपको क्या करना है, जो शिफ्ट होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रे, रे जिधर जाएगा उसी तरफ आपका क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें। शिफ्टिंग का अमाउंट सेम रहेगा t इंटू 1-1/μ, बट डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। क्लियर है मेरी बात, ओके, समझ गए ये बात को हम लोग, ठीक है। तो ये हो गई भाई, नॉर्मल शिफ्ट भी देख लिया हमने और एपेरेंट शिफ्ट भी देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोले बच्चे कि एग्जाम्पल ले लें एक, कि मान लो एक सरफेस है या एक पेपर है, ठीक है, उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, और उस पर हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया इस तरीके से, ठीक है, हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया, और इस ग्लास स्लैब की जो ये है वो सपोज कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका म्यू कितना है बेटा, 3/2, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि बताओ कहां पर दिखाई देगा हमको, ठीक है, कहां पर दिखाई देगा, क्लियर, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज मुझे कहां दिखाई देगा, क्लियर है, ये मुझे कहां दिखाई देगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, है ना, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाले टर्म से कर सकते हैं, है ना बेटे, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाले टर्म से कर सकते हैं। कैसा, हमको पता है भाई इसकी एक्चुअल में डेप्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, बट मुझे नजर कितनी आएगी, तो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ इज 10 अपॉन 3/2, तो क्या हो गया बेटा, 20/3, ठीक है, कितना नजर आएगा, 20/3 नजर आएगा, क्लियर है ना, ये जो है वो कितना नजर आएगा, 20/3 सेंटीमीटर। दूसरा आप शिफ्ट से कर सकते हो, तो बेटे आप इधर हो, आपको देखना है इस चीज को, तो लाइट यहां से चल करके यहां तक आएगी, ठीक है, यहां से लाइट चल करके इधर आएगी, तो क्या होगा बेटा, शिफ्टिंग अलोंग द डायरेक्शन होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, और कितना शिफ्ट होगा, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, del s equals to t into 1-1/μ, so t is 10, 1-1/μ is 3/2, so 2/3, so 10 into क्या हो जाएगा बेटा, 1/3, so 10/3, दिस इज शिफ्ट, ठीक, दिस इज शिफ्ट, क्लियर है, इतना ऊपर चला जाएगा, तो यहां से कितना होगा बेटा, 10 - 10/3, अगेन क्या हो जाएगा देखो, 20/3। तो बोथ वे आप कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट कितना हुआ ये हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब और मिरर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ओके, ग्लास स्लैब एंड मिरर का कॉम्बिनेशन। combination of glass slab and mirror, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब एंड मिरर, ठीक है, इसको करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें ग्लास स्लैब भी है और मिरर भी है, तो कैसे आपको करना है, आप ध्यान से देखें कि ये मान लो एक हमने कनकेव मिरर रख लिया बेटे,
और इसके सामने हमने एक ग्लास स्लैब रख लिया और यहां पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ध्यान से समझना चीजों को। तो क्या होगा, फाइनल जो हमारा इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, ये पूछा जाएगा आपसे। वेयर विल द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड। तो समझो सबसे पहले कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो क्या होना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस को चलना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली जहां मिलेगा वहां पर हमारा इमेज बनेगा। यही है ना। तो चलो, तो यहां से जब लाइट चलेगी बेटा, सबसे पहले किसको पार करेगी आप सोचो। तो पहले उसको इस ग्लास स्लैब को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उसके साथ क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन हो जाएगा रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसका, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है बेटे, ये हो गया। फिर दूसरा, जब इससे लाइट पार हो जाएगी तो फिर किस पे पड़ेगी, मिरर पे। तो मिरर पे क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो वापस क्या होगा बेटा, इस स्लैब को पार करना पड़ेगा। तो फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थ्रू फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो बेसिकली ये क्या है, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एंड देन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। दो बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा ग्लास स्लैब से और एक बार क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब बेसिकली क्या करता है बेटा, ग्लास स्लैब सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट करता है। ग्लास स्लैब क्या करता है, शिफ्ट कर देता है पोजीशन को, और कुछ नहीं करता। ठीक है, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर क्या करता है भाई, उसका जो है इमेज बनाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो ग्लास स्लैब बेसिकली क्या करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट करेगा भाई, तो t इंटू 1 माइनस 1/μ। ठीक है, तो ये तीन चीजों को याद रखना है। अपन प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम से समझेंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, a 20 centimeter thick glass slab, a 20 centimeter thick glass slab of RI 1.5, of RI 1.5 is kept in front of a plane mirror, is kept in front of a plane mirror। ठीक है, एक प्लेन मिरर के सामने में रखा हुआ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर, एज सीन by an observer through the glass slab, through the glass slab when a point object is kept in air, when a point object is kept in air, kept in air at a distance of 40 centimeter, at a distance of 40 centimeter from the mirror, from the mirror। ठीक है बेटे, तो ये रहा आपका सवाल।
ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और थिकनेस कितना था इसका, ये 20, हाँ 20 सेंटीमीटर। कुछ दूरी लिख दिया, ये 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव, ये 6 सेंटीमीटर के लिए 20, ठीक है, करेक्ट। ओके, चलो, तो ये आपका एक प्लेन मिरर हो गया, और इस प्लेन मिरर से 40 सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर पर हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया है, एक 20 सेंटीमीटर मोटा, है ना, 20 सेंटीमीटर थिकनेस का एक ग्लास स्लैब लगाया है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 3/2। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। यहां से लाइट रे चलेगी बेटा, यहां से जब लाइट रे चलेगी तो पहले क्या होगा, पहला क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो बताओ क्या करेगा ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब क्या करता है बेटा, शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये शिफ्ट किस ओर होता है बेटा, जिस ओर लाइट जाती है। तो ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी तो इधर चलेगी, ठीक है। तो शिफ्टिंग भी किधर होगा, इस तरफ होगा। तो इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्टिंग, ठीक है। मान लो कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज। तो कितना शिफ्ट हो रहा है देखो, शिफ्ट इक्वल्स टू t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। सो t इज 20, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इज 3/2 यानी 2/3 यानी 1/3 यानी 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 20/3 सेंटीमीटर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, 20/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। तो अब मिरर से कितनी दूरी रह गई बेटा, अब मिरर से कितनी दूरी रह गई, इसका काम हो गया ना, ग्लास स्लैब का काम हो गया। ग्लास स्लैब ने क्या किया, इसको यहां ला दिया, ठीक है। अब ये जो है इसके लिए क्या काम करेगा, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि मिरर के पास जो लाइट रे आएगी वो यहां से नहीं, यहां से आएगी। तो दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी रहेगी बेटा, टोटल कितना था 40, 40 में से 20/3 माइनस कर लो तो कितना बच जाएगा, 40 माइनस 20/3, दिस बिकम्स चार्ज 120/20, 100/3 बच रहा है क्या बेटा, 4 12 माइनस 20, तो 100/3, ठीक है। कितना रह जाएगा बच्चे, 100/3। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 100/3। तो मिरर क्या करेगा बेटा, इतना ही पीछे, है ना, इतना ही पीछे यानी 100/3 सेंटीमीटर पीछे क्या कर लेगा, इमेज बना देगा, आई डैश, ठीक है। ये मिरर ने बना दिया, क्लियर है बच्चे, ये क्या बना दिया, मिरर ने बना दिया 100/3 सेंटीमीटर पर। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो अब मिरर ने अपना काम कर दिया, है ना, सेकंड जो मिरर का काम था वो हो गया। ठीक है भाई, अब देखो, तो सेकंड जो था रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। तो हमें लॉजिकली समझ में आ गया बेटा कि 100/3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म करे। तो मिरर विल फॉर्म इमेज एट 100/3 सेंटीमीटर बिहाइंड, ठीक है। तो पहले स्लैब ने अपना काम किया, फिर मिरर ने काम किया। तो मिरर ने क्या किया बेटा, उसको मिरर ने क्या करना है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करना है, ठीक है। रेस को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जब रे उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है, तो फिर से क्या होगा बेटा, इस स्लैब को पार करेगा। तो स्लैब फिर क्या करेगा बेटा, शिफ्टिंग, ठीक है। तीसरा स्टेप समझ रहे हो ना, मिरर पे जो लाइट रे पड़ेगी वो क्या होगी, वापस जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो भाई अगेन ग्लास स्लैब क्या करता है, बेसिकली उसको ग्लास स्लैब क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता, सॉरी
शिफ्टिंग करता है, तो अगेन शिफ्टिंग कितनी होगी, तो शिफ्ट की अमाउंट तो वही रहेगी बेटा 20/3 सेंटीमीटर है ना, शिफ्ट की अमाउंट तो वही रहेगी 20/3 सेंटीमीटर। लेकिन अब जो इस बार शिफ्टिंग का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, सोचो शिफ्टिंग का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा। तो ये मिरर था, मिरर से टकराने के बाद लाइट इस तरफ जाएगी ना, तो मिरर से टकराने के बाद लाइट इस तरफ जाएगी, तो शिफ्टिंग भी किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये जो इमेज है बेटा ये थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो कितना शिफ्ट हो गया बेटा 20/3, तो 100/3 था उसमें से 20/3 शिफ्ट हो गया, तो ये अब कितना बचेगा बेटा 100/3 माइनस 20/3 दैट इज 80/3 सेंटीमीटर। सो मिरर के 80/3 सेंटीमीटर बिहाइंड हमारा फाइनल इमेज बनेगा, ठीक है। फाइनल इमेज जो है वो मिरर के पीछे 80/3 सेंटीमीटर पर बनेगा। लेट्स सी, करेक्ट, ठीक है। 80/3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर वी विल हैव द फाइनल इमेज। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ओके। सी, अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल इस बार क्या कह रहा है कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, ठीक है। concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, a glass slab of Ri, a glass slab of Ri 1.5 and thickness 6 centimeter, and thickness 6 centimeter is inserted between object and mirror, ठीक है। find the position of final image, find the position of final image when the distance x shown in figure is part A 5 centimeter, part B 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये आपका मिरर है और मिरर से यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट है, ये दूरी कितना है बेटा, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर, हाउ मच 32 सेंटीमीटर, और यहां पर हमने एक ग्लास स्लैब रखा और इस दूरी को क्या बोला x बोला, ठीक है, जो कि पहले केस में आपको 5 सेंटीमीटर लेना है और इसकी थिकनेस कितनी है बेटे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो बेटे एकदम फिर से उसी वे में अप्रोच करना है आपको, ठीक है। पहले केस में x कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले केस में x कितना है 5 सेंटीमीटर है, वेरी गुड, ठीक है। मिरर से इस स्लैब की दूरी है 5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जब चलेगी तो पहले किसको पार करेगी, तो इस स्लैब को पार करेगी। स्लैब क्या कर सकता है, स्लैब सिर्फ शिफ्टिंग कर सकता है, तो स्लैब शिफ्ट कर देगा बेटा। तो पहला रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये क्या करेगा बेटा शिफ्ट करेगा। तो चलो शिफ्ट कितना होता है, डेल एस इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, दैट इज 6 इंटू 1 माइनस कितना बेटा 3/2,
तो कितना हो गया 1/3 है ना, 3/2 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 यानी क्या आया देखो 2 सेंटीमीटर आया। तो ये क्या हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। ठीक है, ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। तो ये इसका इमेज जो है यहाँ कहीं बन गया, सपोज I1 बोला मैंने, हाँ तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया बेटा। तो अब इसके मिरर से दूरी क्या बचा 30 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मिरर तक जो लाइट पहुंचेगी वो कहां से पहुंचेगी बेटा, यहां से, यानी ये अब इसके लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो मिरर उसका इमेज बनाएगा बेटा। ठीक है, तो सेकंड जो है रिफ्लेक्शन थ्रू, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो वो क्या करेगा बेटा उसका फाइनल इमेज बनाएगा। तो हमको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा uf अपॉन u माइनस एफ। तो u कितना है बेटा -30, f कितना है बेटा -10, -30 माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, -10 और माइनस क्या हो जाएगा +10। तो देखो कितना हो जा रहा है, ये गया 30 इंटू 10 अपॉन -30 प्लस 10 कितना हो जाएगा -20। ठीक है, -20। तो ये गया बेटा ये गया, तो क्या आ रहा है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ रहा है बेटे -15 सेंटीमीटर। तो ये कहां बनेगा आपका इमेज जो है -15 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, तो अब बताओ जो आपका ये स्लैब है इस केस में, पहले केस में जो स्लैब है वो कहां है, पहले स्लैब में इस तरीके का है ये, है ना, इसके बीच की दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर ओनली। और आपका जो मिरर ने इमेज बनाया वो कहां बनाया यहां पर। ठीक है, मिरर ने जो इमेज बनाया वो कहां बनाया 15 सेंटीमीटर पर, दिस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहां पर लाइट कैसे पहुंचेगी, यहां पर लाइट कब पहुंचेगी, इससे टकरा करके यहां पर लाइट पहुंचना है तो इसको पार करना पड़ेगा ना, ध्यान से समझना। तो इसको क्या करना पड़ेगा पार करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट यहां था कितने पर 32 सेंटीमीटर पर, उसने इमेज बनाया, ग्लास स्लैब ने यहां बनाया I1। ठीक है, कितने पर 30 सेंटीमीटर पर, फिर इसने क्या किया यहाँ 15 सेंटीमीटर पर बनाया मिरर ने। ठीक है, तो मिरर में जो लाइट पहुंची होगी, मिरर पर जो लाइट, मिरर से जो लाइट पहुंची होगी यहाँ पर, तो उसको फिर से अगेन क्या करना पड़ेगा बेटा इस स्लैब को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेप जो है तो जो तीसरा स्टेप है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या हो जाएगा बच्चे, वो फिर से शिफ्ट कर देगा, है ना, शिफ्टिंग करेगा, वो तो शिफ्टिंग ही कर सकता है। शिफ्टिंग अगेन कितना होगा 2 सेंटीमीटर। नाउ द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा अब रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ जा रही है तो शिफ्टिंग भी इस तरफ होगा, तो शिफ्टिंग इस तरफ हो जाएगा, तो ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्ट करेगा भाई, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर गया, तो फाइनल इमेज यहां फॉर्म हुआ 15 + 2 17 सेंटीमीटर। So the final image formed is 17 सेंटीमीटर from the mirror। मिरर से 17 सेंटीमीटर सामने जो है आपका फाइनल इमेज बनेगा। क्लियर है, मिरर से 17 सेंटीमीटर सामने आपका फाइनल इमेज बनेगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर का गैप हो, मतलब जो हमारा ये रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पर, तो क्या होगा। चीजें तो सेम ही रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसमें करना क्या है अपने को सेकंड पार्ट में, ठीक है बच्चे, तो इससे 32 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था 32 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसका शिफ्टिंग हुआ I1, अब कितना रह गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या देख पा रहे हो कि ये आपका स्लैब है और इससे ये दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और आपने क्या देखा मिरर ने कहां बनाया 15 सेंटीमीटर पर, यहां पर आपका मिरर ने इमेज बनाया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर, तो ये हो गया सपोज I2। ठीक है बेटे, तो अब आप सोचो अगर मान लो मैं ये करता हूं, पहले
ये इमेज जो I1 है इससे लाइट यहाँ पहुंची होगी, है ना, इमेज 1 से ही लाइट यहाँ पहुंची होगी ना, ठीक है, इस तरीके से पहुंची, ठीक है, तो इससे ऐसे गया होगा, इससे ऐसे गया होगा, फिर ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो फिर ये टकरा करके, इसका मतलब ये यहाँ आया होगा और ये यहाँ आया होगा टकरा करके, ठीक है, तो यहाँ पर इस मिरर ने इमेज बना। अब आप मुझे ये बताओ बेटे कि क्या ये लाइट यहाँ पर रुक जाएगा, रुकेगा तो नहीं, रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा, ये लाइट आगे बढ़ेगा ना, ये लाइट ऐसे आ करके यहाँ पर कोई स्टॉप करने वाला थोड़ी है, ये इसमें आएगा और ये इस पे आएगा, है ना, ये फिर से वापस बढ़ेगा, तो क्या फिर से ये इसको पार नहीं करेगा, यस ऑब्वियसली ये इसको फिर से पार करेगा, ठीक है, स्लैब को फिर से पार करेगा, स्लैब को फिर से पार करेगा बेटा, तो शिफ्टिंग फिर से होगी, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर वाला जो शिफ्टिंग था, है ना, वो 2 सेंटीमीटर वाला शिफ्टिंग फिर से होगा, तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा बेटा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, देखो 17 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर और शिफ्ट होगा लाइट के डायरेक्शन में, ठीक है, लाइट के डायरेक्शन में, तो ये अगेन क्या होगा 17 सेंटीमीटर। इन बोथ कंडीशन, है ना, वी हैव द फाइनल इमेज ऑन 17 सेंटीमीटर, ठीक है, इन बोथ द केसेस वी हैव द सेम पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, दैट इज 17 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, क्लियर है ना। और एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या मेरे को, डू आई नीड टू टेक सम मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आज की कहानी खत्म करेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेंगे बच्चे। एग्जांपल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter is placed inside water, rays are incident parallel to the principal axis, rays are incident parallel to the principal axis of concave mirror find position of final image, ठीक है बेटे। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से गिवन है, ये एक कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसमें पानी के अंदर रखा हुआ है, पानी का जो लेवल है वो इससे 30 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल है, और इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और लाइट रेस कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से लाइट रेस आ रही हैं, ओके, और बोल रहा है फाइनल इमेज कहाँ बनेगा बताओ। तो बच्चे जैसा कि हमने बोला है आपको कि अगर लाइट रेस इस तरीके से एंटर करे, ये पानी है ना, तो इधर एयर है इधर पानी है, ठीक है, एयर से पानी में इस तरीके से एंटर कर रहा है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो हमको पता है बेटा कि नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो वो लाइट सीधा चला जाता है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है ना, वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ को जाता है बेटा, फोकस पे, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द फोकस, ठीक है बेटे, ये कहाँ चला जाएगा, फोकस पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, फोकस बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, दिस इज द इमेज, ठीक है, और ये कितनी हाइट है बेटा, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस पे बन रहा है, तो फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर का, तो 20 सेंटीमीटर पर इमेज बन गया। तो जो वाटर सरफेस है बेटा उससे कितने गहराई पर, 10 से, टोटल 30 है ना, 20 इधर से तो इधर से कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर नीचे हमारा क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर नीचे हमारा इमेज बन रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई अपने को। अब देखो, लेकिन आप
बाहर बैठे हो, बाहर से देखोगे ना, ऑब्जर्व, पानी के अंदर घुस के थोड़ी देख रहे हो, अब बाहर से देख रहे हो, तो बाहर से जब इसको देखोगे इस इमेज को, तो क्या वो उसी जगह पर नजर आएगा? आएगा क्या उसी जगह पर नजर? बोलो, आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि दिखना किसको है? आपको इसको देखना है, और ये कितने गहराई में है? 10 सेंटीमीटर पर है, लेकिन 10 सेंटीमीटर गहरा नहीं दिखेगा, वो तो रियल है, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है? एपरेंट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बेटा? एपरेंट दिखाई देता है। तो आप क्या कर लो, एपरेंट डेप्थ निकाल लो। तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होता है बेटा? रियल डेप्थ अपॉन म्यू। सो रियल डेप्थ इज 10, है ना, म्यू कितना होगा बेटा? 4, इसका म्यू कितना दिया हुआ है? 4/3, सो 3 यहां चला जाएगा, तो कितना हो गया बेटा? 30/4 यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो फाइनल इमेज है वो कहाँ दिखाई देगा बेटा? इधर कहीं दिखाई देगा, इधर से 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने पर? 7.5 सेंटीमीटर पर। आ गई मेरी बात समझ में आपको? क्लियर है? ठीक है, तो आज की सभा बच्चों हम लोग यही समाप्त करते हैं। आगे के जो कंसेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।